अभी हमने Predator Helios Neo 16 रिव्यू किया था। दिस इज Acer Predator Helios Neo 16 i7-14 Gen RTX 4060 के साथ। ये उसका बड़ा भाई है Helios 16 और हम सीधा टॉप ऑफ द लाइन i9-14900HX RTX 4070 वाला लाए हैं। इससे नीचे आता ही नहीं है इसमें। भाई साहब बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं। ओए होए 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 भाई साहब, और कुछ भी है नहीं है। दो अलग अलग बॉक्स हैं, तो इसके अंदर अपनी एक पावर कोड, टेंशन मत लो नॉर्मल प्लग आता है। जल्लाद चार्जर इज बैक गाइस। तो कुछ इतना मोटा और भारी है ये, 330 वोल्ट्स का आउटपुट है इसका। और ये केबल देखो, इसकी सांप जैसी केबल है भाई। एक छोटी सी बॉक्स और मिलती है हमें, दिस इज स्पेशल, ये आगे दिखाएंगे। भाई क्या ही तगड़ा प्रीमियम बॉक्स मिलता है यार इसके साथ हमें। जैसे ही इसे ओपन करोगे ऐसे तुम्हें ना 2 लाख की महंगी खुशबू आ जाएगी। तो ये काले कपड़ों में आता है अपना लैपटॉप, इसको हटाते हैं और इसके अंदर हमें मिलती है काली काली पुस्तकें। और काली पुस्तकों के साथ ये क्या जालियां दे दिया भाई, टेंटन है भाई। एकदम बीस्ट लुक है इसकी यार, कुछ भी कहो, बिल्कुल एकदम मैट ब्लैक फिनिश में आता है। ऊपर की जो अपर लिड है अपनी, ये मेटल की है। देखते हैं अभी डिटेल में डिजाइन, स्पेसिफिकेशन सुन लो। तो प्रोसेसर है इसके अंदर i9-14900HX 24 कोर्स 32 थ्रेड्स के साथ, जिसके अंदर 8 परफॉर्मेंस और 16 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड मैक्सिमम 5.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर सकता है ये लैपटॉप। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर 8GB का RTX 4070 140W TGB के साथ। रैम है इसके अंदर 16GB की सिंगल चैनल DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम एंड ये 32GB तक मैक्सिमम अपग्रेड हो सकती है। 16GB की तो लगी हुई है एक स्टिक, दूसरे में भी लगा दो कि 16GB तो 32GB हो जाएगी। और ये एक अच्छी चीज लगी मेरे को। स्टोरेज है इसके अंदर 1TB की Gen 4 SSD। रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, बिल्कुल एकदम मैक्स आउट Gen 4 के हिसाब से। और हाँ, इसमें RAID 0 SSD है। Predator Neo वाली वीडियो में बताया था, RAID 0 SSD की रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये ना डेटा को टुकड़ों में स्टोर करती है अलग अलग जगह पर। तो जैसी जो चीज की जरूरत हो फटाफट उठाया और निकाल के दिया। ऑल इन ऑल बेटर होती है। डिटेल में तो गूगल ही बता सकता है। बाकी SSD भी अपग्रेड हो जाती है, एक्स्ट्रा स्लॉट इसके अंदर भी हमें मिलता है। तो 1TB पर स्लॉट आराम से हो जाती है। बाकी इसमें हम 2TB तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ ना, अब यार इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हो, आराम से करो एक्सपेंड, चिंता की बात नहीं है। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.3 अपने चैनल का पहला Wi-Fi 7 वाला लैपटॉप है ये। अभी तो Wi-Fi 6 ढंग से यूज नहीं हो रहा था, 7 पहले आ गया। और कोई MS ऑफिस वगैरह इसके अंदर हमें नहीं मिलता, मिलना चाहिए यार। तो मेटल बिल्ड है अपनी अपर लिड, बीच में अपना प्रीडेटर का लोगो मिलता है एंड इसके अंदर RGB जलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगती है। और ध्यान से देखो, RGB जब बंद है तो लग रहा है कि ये पुराने वाला ही लोगो है, बट जब RGB जलती है ना इसके अंदर, तो एक अलग सा ही नया सा लोगो अपीयर होता है, जो काफी ज्यादा कूल लगता है। मतलब दिमाग लगाया इन्होंने भाई, कुछ भी कहो। लैपटॉप को ऑन करते ही भाई RGB के तड़के शुरू हो जाते हैं। तो लोगों के साथ साथ यहाँ नीचे भी हमें यहाँ पर एक ग्लास प्लेट मिलती है, जिसके अंदर भाई Helios लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला। और इसके अंदर भी RGB जलती है और ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती है। बिल्कुल एकदम नियोन इफेक्ट आता है, बहुत ज्यादा कूल लगती है यार ये। पीछे हमें दोनों एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं और इनके ये जो है ना ढक्कन ये अलग हो जाते हैं, इन्हीं को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। दोनों हो जाते हैं और बीच में यहाँ पर पोर्ट्स मिलते हैं। बाकी पूरी RGB कस्टमाइजेबल है भाई, प्रीडेटर सेंस है। नीचे की साइड में पॉलीकार्बोनेट मिलती है। नीचे पंखों में भी भाई RGB जलती हुई दिखती है, जो बहुत ज्यादा तगड़ी लगती है। बाकी रबर ग्रिप्स वगैरह काफी मोटी मोटी दे रखी है, ताकि एलिवेशन अच्छी मिल जाए एंड ओवरऑल सॉलिड लगता है लैपटॉप। बाकी लेफ्ट और राइट साइड पे पोर्ट्स और एग्जॉस्ट वेंट दे रखे हैं और अंदर भी RGB के तड़के। और ये वाला जो अपना पूरा सरफेस है ना अंदर का, ये भी मेटल का बना हुआ है। मतलब डिजाइन में झंडे गाड़ दिए हैं एसर ने, और कुछ बचा नहीं बताने को मेरे पास। खतरनाक प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप लगता है यार। अब इतने महंगे लैपटॉप के लिए जितना ज्यादा अर्निंग जरूरी है, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। और अगर तुम भी स्टॉक मार्केट या काफी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बताता हूँ, M Stock by Mirae Asset। Mirae Asset तो तुम्हें पता ही होगा, काफी ज्यादा तगड़ा म्यूचुअल फंड है। अब इस प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि यहाँ पर तुम अपनी इन्वेस्टमेंट 0 ब्रोकरेज से और बिना किसी कमीशन के कर सकते हो। एंड इवन अगर तुम अपना एक नया डीमेट अकाउंट भी बनाना चाहते हो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, इसे वर्ल्ड वाइड लोग यूज कर रहे हैं। 16 बिलियन US का इक्विटी कैपिटल है इनका और 598 बिलियन US के क्लाइंट एसेट्स है इनके। बाकी इस प्लेटफॉर्म से तुम IPO, स्टॉक्स, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स या फिर MTF पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 999 या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले दोनों अकाउंट तुम खोल सकते हो और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है, अपने हिसाब से देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो भाई। इन्वेस्टमेंट मिलेगी तभी तो लैपटॉप मिलेगा महंगा महंगा। बाकी एक हाथ से ओपन करना चाहो
चाहो तो ये आराम से ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है इसका एंड इसकी हिंज की क्वालिटी भी मेरे को बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगी एंड कोई वोबलिंग भी हमें इसके अंदर नहीं मिलती है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है भाई। एंड फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में तो बिल्कुल ना बराबर फ्लेक्स है यार, एकदम मेटल बिल्ड वाली चीज है यार। तुम्हें फ्लेक्स मिलेगा क्या इसमें? एंड कीबोर्ड फ्लेक्स तो भाई है ही नहीं, क्योंकि ये वाली जगह भी अपनी बिल्कुल एकदम मेटल बिल्ड के साथ आती है। तो 2 लाख खर्च कर रहे हैं भाई। तो वेट है इसका कुछ 2.6 kg के आसपास एंड अगर हम चार्जर का वेट भी ढोते हैं तो 3.8 kg के आसपास हो जाता है ये पूरा सेटअप। अभी रिसेंटली एसर ने अपना बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला गेमिंग स्टोर खोला है, बिल्कुल प्रीडेटर पे डेडिकेट कर रखा है। जो अगर तुम एक डेडिकेटेड गेमर हो और तुम एक लैपटॉप खरीदना चाह रहे हो या फिर एक ऐसी गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो तो तुम उस स्टोर पे जाके विजिट कर सकते हो। वहां पर नाइट्रो और प्रीडेटर की सारी सीरीज अवेलेबल है एंड एसर के और भी लैपटॉप्स अगर तुम्हें वहां पे जाकर के खरीदना तो वो भी तुम वहां से खरीद सकते हो। बाकी किसी भी मोड से पेमेंट भी कर सकते हो। फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना। भाई का रेफरेंस दोगे तो हो सकता है फायदा भी हो जाए। बाद में कर लेना, पहले पोर्ट सुन लो। तो लेफ्ट साइड पे मिलता है एक RJ45 लैन पोर्ट, एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक छोटा सा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो तुम्हारी स्टोरेज एक्सपेंड करने के भी काम आ सकता है और 1 TB तक आराम से सपोर्ट कर लेता। हो सकता है इसे ज्यादा का भी कर ले, पर 1 TB तो खरीदो पहले। अरे तुम तो प्रीडेटर वाले लोग हो यार, तुम्हारे लिए क्या महंगा। राइट साइड पे भी 2 USB टाइप A 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक है अपना पावर ऑफ चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। बाकी पीछे की साइड भी मिलते हैं। पावर इनपुट का पोर्ट है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट और 2 USB टाइप C थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ। और थंडरबोल्ट 4 के अंदर पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और बहुत ही ज्यादा तगड़ी स्पीड्स के साथ फाइल ट्रांसफर सब चीजें सपोर्टेड होती हैं। ये ज्ञान तो मैं देता ही रहता हूँ हर बार। और ज्ञान चाहिए तो शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक मिल जाएगा नीचे। बाकी डिस्प्ले आउटपुट ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से देता है, HDMI और टाइप C पोर्ट दोनों से एंड मैक्सिमम 2 डिस्प्ले तो ये आराम से शेयर कर लेता है, 3 भी कर सकता है। मैंने 2 में चेक करके देखा, हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा जालियां मिली थी हमें एग्जॉस्ट फैन की, इनको अगर चेंज करना हो तो जस्ट ये मैग्नेटिक है, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, अरे आजा, इन्हें निकाल लिया। और अगर लुक चेंज करने का मन करे तो इस कलर की ऐसे अपनी जाली चेंज हो जाती है। वैसे मुझे ये वाली ज्यादा प्रीमियम लगी। बाकी ठीक है, प्रीडेटर नियो जैसी लुक आ गई अब इसके अंदर। कोई यूज नहीं है इसका, ये बस शौकिया तौर पे मन करे तो। लेफ्ट साइड पे हमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, राइट साइड पर कुछ फीचर्स मेंशन कर रखे हैं और एक छोटा सा हमें प्रीडेटर का लोगो मिलता है राइट साइड पे। पहले मुझे लगा ये फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए है। और इसके अंदर भी RGB जलती है भाई, ये भी मतलब अलग अलग रंग बदलता है। और सेंटर में मिलता है हमें अपना टच पैड और इसका टच पैड बहुत ही ज्यादा सही है भाई। पता नहीं एक अलग सा ही सॉफ्ट टच सा टेक्सचर लगा रखा है इसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा सिल्की फीलिंग आती है, एकदम मजा आ जाता है यूज करके। एंड फीडबैक भी इसका काफी ज्यादा क्लिकी है और साइज तो बड़ा है ही, तो कोई भी जेस्चर्स वगैरह यूज करने हो, कुछ भी करना हो, सब बढ़िया हो जाएगा। गेमिंग लैपटॉप के अंदर अब तक का मुझे सबसे तगड़ा और सबसे बढ़िया टच पैड लगा इसका। देन आता अपना कीबोर्ड, और कीबोर्ड में दे रखी है पर की RGB, मतलब तुम हर की के अंदर अपनी एक अलग RGB सेट कर सकते हो। 4 जोन 3 जोन पुराना हो गया, अब सीधा की के अंदर RGB सेट होएगी। बाकी कीबोर्ड के ऊपर कुछ वेंट्स दे रखे हैं खाली, और एक हमें डेडिकेटेड बटन मिलता है मोड्स को एडजस्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस मोड्स को चेंज करने के लिए, और एक अपना प्रीडेटर सेंस के लिए भी डेडिकेटेड बटन मिलता है, और एक बटन मिलता है हमें अपने को पायलट के लिए। AI भी तो आ गया ना अब। और हाँ, कीबोर्ड के अंदर हमें मैक की 3.0 मिलती है। ये डब्बी याद है जो अनबॉक्सिंग में दिखाई थी? तो ये जो अपनी प्रीमियम सी डब्बी है, इसके अंदर हमें मिलती है कस्टमाइजेबल WASD कीज और एक की पुलर। तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाले अपने स्विचेस हैं, ये है मैकेनिकल स्विचेस, ये अंदर देख सकते हो। एंड जो ये वाले स्विचेस हैं, ये सिर्फ शो के लिए है भाई, अगर मतलब टेस्ट चेंज करना हो अपना, क्योंकि ये भी बिल्कुल अंदर से खाली है। जैसे अपनी नॉर्मल वाली की आती है ना, तो ये अपना मैकेनिकल स्विच है और ये अपने नॉर्मल वाले स्विचेस हैं। तो अगर इन्हें चेंज करना हो तो अपने की पुलर को ऐसे यहाँ पर रखना है, अलाइन कर देना अच्छे से, और उसके बाद आराम से ऐसे पुल करना है की को, और ध्यान से करना, और ये अपनी की इसके अंदर अटक जाएगी जैसे ही हटाओगे। अब ये D वाला मैकेनिकल स्विच अगर हमें इसमें लगाना है तो इसमें मैग्नेट दे रखे हैं, जैसे ही ऐसे टच करोगे अपना आप चिपक जाएगा, और बस इसको दबाना है। एंड अपनी ये D वाली की भी अब मैकेनिकल बन चुकी है। तो WASD, ये चारों कीज अपनी मैकेनिकल हॉट स्वैपेबल है भाई। कुछ भी कहो, प्रेजेंटेशन बहुत ही सही रखी हुई है ये सर ने इसमें। बाकी टाइपिंग फील भी भाई एकदम जबरदस्त है। ये जो मैग्नेटिक वाली की कैप्स मैंने लगाई है ना, जैसे अगर कुछ टाइप करना है तो मेरे को पूरी की दबाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जैसे ही टच कर रहा हूँ तो भी टाइप हो रहा है। गेमिंग के लिए तो बहुत सही चीज है यार ये। अगर ये मैकेनिकल स्विचेस में तुम चेंज कर दोगे ना WASD को, तो कीज थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, और फिर गेमिंग में भाई क्या नेक्स्ट लेवल मजे आते हैं, क्योंकि वो 2-4 कीज अलग से उठी दिखती है। तो इसीलिए जो दूसरी की कैप्स है वो लगा करके तुम अपना काम चला सकते हो।
गेमिंग के लिए तो बहुत सही है ये। और हाँ, ज्यादा भी रोज रोज स्विच करने मत बैठ जाना, क्योंकि अंदर के स्विचेस टूट गए ना फिर भारी जुर्माना है भाई, बिना बात के खर्चा हो जाएगा। तो प्रीडेटर सेंस के अंदर हम जा करके कीबोर्ड के अंदर एक एक सिंगल की भी अलग से लाइट एडजस्ट कर सकते हो जो हमारा मन करे। एंड या मैक की के अंदर आओगे तो अपनी WASD वाली कीज के लिए अलग से एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई इफेक्ट देना हो या फिर कोई कलर सेट करना हो। अब इन 4 कीज के अंदर अलग ही इफेक्ट चलेगा भाई। लोगों की RGB एडजस्ट हो जाएगी, जो अपना इन्फिनिटी मिरर है उसकी RGB चेंज कर सकते हो। एंड इस वाले लोगों के लिए भी भाई अलग से RGB मोड दे रखे हैं। कवर लोगों के अंदर आओगे तो अपने पीछे वाला लोगो सेट हो जाएगा, एंड बेस लोगों के अंदर आओगे तो इस वाले लोगों की भी चेंज हो जाती है। बाकी यहाँ पर्सनल सेटिंग्स के अंदर हम अपने GPU को एडजस्ट कर सकते हैं, iGPU या DGPU पे करना हो अगर, और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने लिए। बाकी यहाँ होम पर आओगे तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी, सारे स्टैट्स वगैरह दिखा देगा, यहाँ से फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल हो जाती है। एंड मोड्स अगर चेंज करने हो, पावर लगा दोगे तो यहाँ पर टर्बो और परफॉर्मेंस का मोड भी मिल जाता है हमें। ये सब तो तुमने देख ही रखा होगा। अब इस लैपटॉप में ना कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं हमें, तो वो सब मैंने अपने प्रीडेटर नियो वाली वीडियो में कवर करे थे, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, टाइम स्टैम्प मिल जाएगी तुम्हें। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में 16 इंचेस की एक WQXG है 2560x1600p रेजोल्यूशन के साथ, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है इसका, और 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इसमें। बाकी NVIDIA G-Sync भी सपोर्टेड है, एंड 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो काफी ज्यादा ब्राइट है। इंडोर के हिसाब से तो बहुत सही है, एंड आउटडोर में भी तुम्हारा काम आराम से चला देगी भाई, अच्छी खासी ब्राइट है। एंड 100% DCI P3 का कलर गैमेट है इसके अंदर। कलर गैमेट इतना तगड़ा है ना भाई, क्या कलर आते हैं इसके अंदर, एकदम नेचुरल और एग्जैक्ट भाई साहब। तो अगर तुम्हें कलर ग्रेडिंग वाले काम करने या कलर एक्यूरेसी रिलेटेड कोई भी तगड़ा काम करना है तो ये समझ लो 25,000 का मॉनिटर लगा दिया इसमें 16 इंच वाला, सब एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। एंड अगर कंटेंट कंजम्पशन या कुछ भी काम वाम करते हो तो डिस्प्ले की क्वालिटी ऐसी है कि मतलब देखते रह जाओगे। तो भाई कुछ ऐसी है इसकी माइक की क्वालिटी और इसके कैमरा की क्वालिटी। 1080p 60 वाला है माइक, मैंने सुन के देखा, पता नहीं क्यों इतनी कम कैप्चर कर रहा है। बंद करने के बाद कुछ ऐसी आवाज आती है तो आई गेस थोड़ी लाउड हो गई होगी, बट अगर AI नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर लोगे तो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो जैसी भी है तुम्हारे सामने है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। 2 वॉट्स के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर हमें मिलता है इसके अंदर, और आवाज डिसेंट है। बाकी इसके अंदर हमें DTS:X का भी सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके अंदर जाकर तुम बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। वॉइस वाला बटन एक मिलता है, उसको क्लिक करने पे लाउडनेस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। बाकी पर्सनली भी कुछ कस्टमाइज अपने हिसाब से करना है तो कर सकते हो। गेमिंग में भी काफी अच्छा काम आ जाता है ये वाला सॉफ्टवेयर। बैटरी की बात करें तो 90 वॉट आवर्स की एक बड़ी विशाल बैटरी तो है इसके अंदर, लेकिन अगर इसके साथ बैकअप चाहिए, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है ना, ऐसे तो देगा नहीं, हीट है, तो उसके लिए हमें बैटरी सेवर ऑन करना पड़ेगा। लो ब्राइटनेस पे बैकलिट बंद करके रिफ्रेश रेट को कम कर देना और iGPU वाले मोड पे यूज करना, तब जाकर के अगर नॉर्मल यूसेज पे काम करोगे तो 3-4 घंटे का बैकअप ये लैपटॉप दे देगा, जो कि इसके हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। इतना भी दे रहा है तो बहुत है, बट उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि एक्सपेक्ट मत ही करना, क्योंकि पावरफुल है CPU GPU दोनों, तो भाई पावर तो चाहिए उन्हें। अब अगर परफॉर्मेंस देखे तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। सिनेबेंच 2024 के अंदर हमें ये स्कोर मिलता है। सिनेबेंच R23 के अंदर भी काफी तगड़े स्कोर दिए इसने भाई, 27,000 मल्टी कोर। बाकी Geekbench 6 के अंदर भी अच्छे खासे स्कोर निकाल दिए इसने, और ये अपने ग्राफिक क्वालिटी का स्कोर 1 लाख से भी ज्यादा भाई। एंड PC Mark 10 के अंदर भी भाई बहुत सही स्कोर निकाल के दे दिया इसने। बाकी 3D Mark टाइम स्पाई के अंदर भी अच्छा खासा 13,000 के आसपास का स्कोर आ रहा है हमारे पास, और VR Mark में भी 13,000 के आसपास का स्कोर है, जिसका मतलब ये है कि ये VR गेमिंग तो बहुत आराम से करा देगा। और ये अपने क्रॉस मार्क का स्कोर डेली यूसेज की चीजों को कंपेयर करने के लिए। तो अगर CPU की बात करें तो क्या करें भाई, लैपटॉप में ना इससे ऊपर कोई CPU नहीं है अभी। कोई ऐसा काम होगा जो नहीं होगा, समझ जाया करो बस। प्रोग्रामिंग और स्टूडेंट रिलेटेड काम तो पूछो ही मत भाई, सब हो जाएंगे, कहने की जरूरत लगी नहीं रही मुझे। बाकी लास्ट टाइम वाले i9 से कंपेयर करें तो उससे डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, अपने स्कोर्स भी बढ़िया निकल के आ रहे हैं, एंड चीजें अच्छे लेवल तक तुम कर पाओगे। और 8K एडिटिंग यू समझ लो कि इसके अंदर तुम आराम से कर सकते हो, अगर 8K में शूट करते हो तो। बाकी 4K में तुम किसी भी लेवल की एडिटिंग करो, 10 बिट वाली भी आराम से मक्खन चलती है भाई। तो फोटो एडिटिंग करते हो या वीडियो एडिटिंग, कोई भी अगर तुम प्रोडक्टिव काम करते हो तगड़े लेवल का कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी यूज करना है तो वो भी बढ़िया एकदम तगड़े लेवल की एनिमेशन वगैरह बना सकते हो इसमें। एंड अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम भी करने हैं तुम्हें, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लेंडर, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, गेम डेवलपमेंट या फिर VFX जैसे काम करने हैं, सब अच्छे लेवल तक हो जाएंगे। बट स्टिल मैं ये कहूंगा अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हाई एंड नहीं दिया हुआ, 4070 है, 4090 नहीं है। तो अगर तुम्हारा काम 4090 वाला हुआ तो फिर वही बात है, तुम्हें और ज्यादा महंगा लेना पड़ेगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर इतने हाई लेवल तक जा ही रहे हो ना तो फिर PC बिल्ड कराओ, सुखी रहोगे। लैपटॉप के चक्कर मत पड़ो, ये भाई पावरफुल मशीनरी है बट ऑन द गो काम करने के लिए बनी है, तो PC जैसी परफॉर्मेंस तो कैसी देंगी, स्टिल अपने हिसाब से काफी अच्छा काम कर देती है। और हाँ, अगर माइनिंग वगैरह भी करनी है तो वो भी करा देगा।
बट उसमें भी अपना यूज चेक कर लेना कि कितना चाहिए तुम्हें। बाकी बैलेंस पे अगर यूज करते हो आइडली तो फैन की कोई नॉइज नहीं है, शांति रहते हैं इसके पंखे, क्योंकि थर्मल्स हमारे पास काफी अच्छे हैं। बट गेमिंग वेमिंग करते हो तो थोड़ा बहुत पंखे चल जाते हैं, बीच बीच में झटके दे देते हैं और कुछ इतनी आवाज आएगी अगर इसे फुल कर दोगे तो, और मैक्स आउट करने पे बाल उड़ा देगा। और थर्मल इसके अंदर बढ़िया है क्योंकि इसमें लिक्विड मेटल यूज किया है और 5th जनरेशन एरो ब्लेड टेक्नोलॉजी यूज करी है। मतलब भाई पंखे पुंखे खतरनाक यूज कर रखे हैं। पहले हमने काउंटर स्ट्राइक टेस्ट किया एकदम फुल वेरी हाई सेटिंग्स के ऊपर, एंड हाँ 1600p रेजोल्यूशन था। सारे गेम हमने इसी रेजोल्यूशन पे टेस्ट करे हैं। तो FPS हमारे पास 120, 130 या फिर 140 तक कभी कभी टच होते हुए दिख रहे थे, उससे ज्यादा हाई नहीं गए। अब ये सोच सकते हो कि तुम्हें कितना ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव बन चुका है ये गेम। भाई CPU की वोल्टेज देखो, 100 वोट से ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है भाई, और GPU भी अपना 100 वोट तक ड्रॉ कर रहा है, और टेम्परेचर फिर भी 90 डिग्री से कम मेंटेन्ड है, और गर्मी के टाइम पर इतना है, तो मतलब थर्मल्स अच्छे हैं, ये तो कहना पड़ेगा। देन वैलोरेंट टेस्ट किया फुल हाई सेटिंग्स के ऊपर, बिल्कुल मैक्स प्रीसेट था, और FPS आ रहा है अपने पास 350, 360 और कभी कभी 400 तक टच हो रहे थे। अब यहाँ पर CPU की वोल्टेज देखो भाई, ये भी 80, 90 तक बिल्कुल एकदम वैलोरेंट चूज गया। इतनी तो GPU नहीं चूज पाया क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है ना। रैम 11 GB के आसपास यूज हो रही थी और 80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन था, तो थर्मल्स अच्छे हैं भाई, ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज पे भी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है भाई। देन GTA 5 टेस्ट किया 1600p रेजोल्यूशन पे, बिल्कुल एकदम वेरी हाई सेटिंग्स कर दी थी हमने, एंड 100, 110 या 120 तक FPS अपने मिल रहे थे। टेम्परेचर भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा था लैपटॉप, बहुत ज्यादा हाई नहीं गए, और रूम टेम्परेचर तो तुम्हारे सामने है ही। तो GTA के हिसाब से भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है। GPU की पावर वगैरह भी देख सकते हो, 100 वोट तक ड्रॉप करी है अपने GTA 5 में। देन हमने RDR2 टेस्ट किया बिल्कुल एकदम अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर, और रेजोल्यूशन तो वही 1600p था, तो 60-70 के आसपास FPS निकाल के दे दिए, और 120-130 वोट्स तक मैक्सिमम GPU ने पावर ड्रॉप करी है भाई, एंड साथ साथ CPU भी 80-90 वोट्स तक ड्रॉप कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। फिर भी अपने टेम्परेचर 80-85 डिग्री से ज्यादा नहीं गए, हल्के हल्के 90 डिग्री तक बीच में टच हुए, लेकिन 80-85 डिग्री तक मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेन थे, तो उस हिसाब से काफी सही परफॉर्मेंस निकाली है इसने। देन हमने एक और भारी भरकम गॉड ऑफ वॉर को टेस्ट कर लिया भाई। DLSS के ऑफ ऑन करके साइड बाय साइड देख सकते हो कितना डिफरेंस है। डेफिनेटली 10 से 15 FPS का डिफरेंस तो आ ही जाता है, और GPU अपना मस्त 120 वोट्स तक पावर खींच रहा है, बिल्कुल एकदम तपाने वाली चीज, बट स्टिल लैपटॉप तप नहीं पा रहा इतना ज्यादा। बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने, तो अपने आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लो। देन हमने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन टेस्ट करा 1600p रेजोल्यूशन पे, एक्सट्रीम प्रीसेट रख दिया भाई मैंने, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा भाई, 80-90 FPS हमारे पास आ गए विदाउट DLSS, और DLSS के साथ भी देख सकते हो कि 100+ FPS चले गए, बीच बीच में 120-130 तक भी चले गए, तो बिल्कुल एकदम हाईएस्ट प्रीसेट के ऊपर भी तुम तगड़े लेवल की स्पोर्ट्स गेमिंग कर सकते हो इस वाले लैपटॉप में। बहुत ही सही चीज है जो कि, और थर्मल भी बहुत सही मैनेज कर रहा है, ये 80 डिग्री के आसपास ही है टेम्परेचर। देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया, और यहाँ पर DLSS को ऑफ और ऑन करके साइड बाय साइड देख सकते हो, मतलब फ्रेम जनरेशन और DLSS की ताकत भाई बिल्कुल एकदम FPS को उड़ा के डबल कर देते हैं ये लोग। 80-90 के FPS को उठा के 140-150 तक पहुंचा दिया, एंड साथ साथ पावर भी देख सकते हो 100 वोट्स आराम से ड्रॉ हो रही है CPU GPU के द्वारा। और क्या लोगे, वेरी हाई प्रीसेट 1600p के हिसाब से। देन रे ट्रेसिंग को भी हमने ऑन करके हाई पे कर दिया, बाकी सारी चीज सेम है, एंड यहाँ पर DLSS को ऑफ और ऑन करके साइड बाय साइड फर्क देख सकते हो। रे ट्रेसिंग में क्या फर्क आता है, और अच्छा खासा डिफरेंस है। ये लैपटॉप बिना DLSS के बिना तुम्हें हाई रे ट्रेसिंग पर तगड़े FPS दे रहा है, तो सोचो DLSS के बाद तो मिल नहीं है, तो फिर तो क्या ही बात है। मजा आ गया देख के। तो अभी हमारा पेट नहीं भरा, लेट्स निचोड़ा जाए लैपटॉप को साइबरपंक टेस्ट करके, और यहाँ पर देख सकते हो DLSS के साथ डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, एकदम अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर काफी सही FPS आ रहे हैं, और अगर DLSS ऑन कर देते हैं तो वही 100 के आसपास FPS चलेगा, मतलब 20-30 FPS का बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। और पावर GPU ने 120-130 वोल्ट तक बढ़िया ड्रॉ करी है। देन फिर भी पेट नहीं भरा मेरा, तो रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करके मैंने चेक कर लिया, 20-30 FPS ही निकल रहे थे, लेकिन DLSS को जब हमने ऑन किया तो 60-70 तक FPS पहुंच गए। फ्रेम जनरेशन की ताकत है भाई, चीज तो बनाई है। और बीच में तो 150 वोट का भी मैंने पावर ड्रॉ देखा है GPU का, इसका मतलब ये गेम बिल्कुल खतरनाक से निचोड़ा है इसने, और लैपटॉप ने खुशी खुशी कहा निचोड़ दो हमें। तो एक बड़ा सवाल आता है कि यार प्रीडेटर नियो बजट में आ जाता है, और उसके अंदर भी सेम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि प्राइस में 15-20 हजार रुपए का फर्क है। सेम CPU GPU वाला प्रीडेटर नियो हमें मिल जाता है 1.8 लाख का, और ये मिल रहा है भाई 2 लाख का।
तो 20,000 रुपए क्यों फूके हम। देखो डिस्प्ले इसके अंदर प्रीडेटर नियो से अच्छी है क्योंकि कलर गैमेट वाइड है काफी, DCI P3 है 100% इसके अंदर। वैसे प्रीडेटर में भी ऑलमोस्ट 100% ही मिलता है, बट स्टिल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी बेटर ही लगेगी नियो के कंपेयर में। वेबकैम इसके अंदर हमें 1080p वाला मिलता है। RGB बहुत सारी भरी पड़ी है इसके अंदर, फीचर दे रखे हैं RGB से रिलेटेड। और ये कस्टमाइजेशन वाली चीज एक जो हमें उसमें नहीं मिलती इसमें मिलती है क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन है। एंड इसके कीबोर्ड वाली भी सारी बिल्ड हमारी मेटल की है, उसके अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट मिलती है, तो उसके कंपेयर में इसकी अच्छी है। वैसे ओवरऑल दोनों की बढ़िया बिल्ड है। और भी जो चीजें है वो भी मैं वीडियो में कवर कर ही चुका हूँ, बाकी उस वीडियो को भी एक बार देख लेना, थोड़ी अच्छी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। बाकी लुक्स वैसे दोनों की बढ़िया मिलती है हमें, बट इसकी यार अलग ही नशीली है तो वो तुम्हारे ऊपर है, सब्जेक्टिव चीज है। पैसे बचाना चाहते हो या नहीं, अपने हिसाब से फीचर कंपेयर करके जो पसंद आए वो खरीद लेना। अगर पैसा है ना तो Helio 16 ही प्रेफर करना। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें खरीदने के लिंक मिल जाएंगे दोनों के। और भी हाई एंड लैपटॉप्स आने वाले हैं, Legion, ROG, बहुत सारे लैपटॉप्स आएंगे, तो सब्सक्राइब मार देना। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.